हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास में अपनी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स कर रहे थे और चैप्टर का नाम था किंगडम एनिमेलिया यानी कि जंतु जगत। कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। हम देख रहे हैं कि जैसे आपके पास चैप्टर के टॉपिक है उसी के अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चन भी देते हैं, जिसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके पास आया था उसमें आपसे क्या पूछा गया था। आपको कहा गया था कि अगर आपको कोई स्पेसिमेन दे दिया जाए या फिर आपके पास कोई भी जीव दे दिया जाए और आपसे कहा जाए कि आपको इसका क्या करना है, क्लासिफिकेशन करना है, आपको इसका वर्गीकरण करना है और आपको क्या करना है, बताना है कि कौन से फाइलम में है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो वो कौन कौन से फीचर्स होंगे, वो कौन कौन से आधार होंगे कि जिनके बेसिस पे, जिनके आधार पर आप क्या करेंगे, उस स्पेसिमेन या उस जीव को आप क्लासीफाई करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या बात की थी यहाँ पर। तो हमने यहाँ पर क्या बात की थी, कुछ ऐसे आधार, कुछ ऐसे बेस आपके पास आए थे कि जहां पर आप देख रहे थे और उसी के अकॉर्डिंग आप क्या कर रहे थे, क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण कर रहे थे। क्या क्या आधार आपके पास आए थे, आपने कहा कि आप देखते हैं कि बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। ठीक है, बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन से मतलब है कि ये एक कोशिकीय है या बहुकोशिकीय है। अगर बहुकोशिकीय है तो किस प्रकार का बहुकोशिकीय है, क्या इसमें ऊतक पाए जा रहे हैं या इसमें क्या पाए जा रहे हैं, सिर्फ कोशिकाएं ही पाई जा रही। क्योंकि जब हमने बात की थी जीवों की, आपने कहा कि जो बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन है उसके अकॉर्डिंग दो प्रकार के जीवों की आपने बात की थी। ठीक है, दो प्रकार की, यानी कि आपने कहा कि अगर हम कोशिकाओं के आधार पर देखें तो दो प्रकार के जीव आपके पास आए थे। आपने कहा पहला है एक कोशिकीय और दूसरा है बहुकोशिकीय। अब जो बहुकोशिकीय थे वो आपके पास दो प्रकार के आए थे। ठीक है, दो प्रकार के कैसे आए थे, आपने कहा था कि जो बहुकोशिकीय होंगे, जो मल्टी सेलुलर होंगे, उनमें बहुत सारी कोशिकाएं हैं। ठीक है क्या, कोशिकाएं हैं, सेल्स पाई जा रही हैं। तो यहाँ पर आपने कहा कि बहुत सारी क्या है, सेल्स हैं। दूसरे प्रकार के आपने क्या कहा, दूसरे प्रकार के वो जीव थे जिनमें बहुत सारी सेल्स थी और अब इनमें टिश्यू आ गए हैं। ठीक है, इनमें ऑर्गन आ गए हैं, इनमें ऑर्गन सिस्टम आ गए हैं। तो आपने क्या कहा, अगर हम कोशिकाओं के प्रेजेंस या कोशिकाओं के नंबर के आधार पर देखें तो आपके पास दो प्रकार के जीव आ रहे थे। आपने कहा एक कोशिकीय है जिसमें सिर्फ एक ही कोशिका है, बहुकोशिकीय है जिनमें बहुत सारी कोशिकाएं हैं। अब बहुकोशिकीय भी हमने दो प्रकार के देखे। हमने कहा कुछ तो ऐसे जीव हैं जिनमें है तो बहुत सारी कोशिकाएं लेकिन ऊतक नहीं बना रहे हैं। ठीक है, सिर्फ कोशिकाएं ही वहां पर प्रेजेंट है। और आपने कहा कुछ ऐसे जीव होंगे कि जिनमें बहुत सारी कोशिकाएं हैं तो अब वो ऊतक बनाने लगेंगे, वो अंग बनाने लगेंगे। इस प्रकार से क्या होगा, आपको पूरा ऑर्गन सिस्टम देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप यही देखते हैं कि बॉडी का जो ऑर्गेनाइजेशन है, शरीर का जो संगठन है, वो किस प्रकार का है, एक कोशिकीय है या बहुकोशिकीय है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या देखा, सिमेट्री देखी। ठीक है, सिमेट्री में आपने देखा कि कितने प्लेन होंगे या कितने स्थान ऐसे होंगे कि जहां से आप किसी भी जीव को दो बराबर भागों में विभाजित कर पाएंगे। बराबर भाग का मतलब ये नहीं है कि क्या है, आपने क्या किया, देखा आपने, फॉर एग्जाम्पल आपने क्या किया, ये है। अब बराबर भाग का मतलब क्या होगा कि आपने अगर इस प्लेन से काटा, यहां से बीचों बीच से, सेंटर से, आपको जब भी काटना है तो आपको सेंटर से काटना है। तो ये एक संरचना है। इसे जब आपने सेंटर से काटा तो आपने क्या कहा कि आपने बीचों बीच से काटा है। ठीक है, इसका मतलब होना चाहिए कि जो ये साइड है और जो ये साइड है, दोनों साइड में क्या होंगे, जो ऑर्गन है वो समान होने चाहिए, जो अंगों की जो संरचना है वो समान होनी चाहिए। जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखेंगे आपको यहाँ पे समान संरचना नहीं दिखाई दे रही है। ठीक है, आप क्या कह रहे हैं, आपने कहा कि यहाँ पर ये जो तीन आर्म है और ये जो तीन आर्म है, इन तीनों की जो स्थिति है वो अलग अलग है, डिजाइन आपको अलग अलग देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर हम अपनी बात करें, ह्यूमन बीइंग की बात करें, अगर आप सेंटर से अगर यहाँ पे देखेंगे, सेंटर से आपने इस प्रकार से क्या किया, डिवाइड किया। आपने कहा ये दोनों साइड है आपकी, ये आपकी राइट साइड है, ये आपकी लेफ्ट साइड है, और दोनों साइड आपकी क्या होंगी, इक्वल होती है यहाँ पर। ठीक है, इसी को हम क्या कह रहे हैं, सममिति कह रहे हैं। इसके आधार पर आपने क्या पढ़ा था, बायलेटरल पढ़ा था और रेडियल सिमेट्री पढ़ी थी। नेक्स्ट हमने कहा कि जर्म लेयर के आधार पर आपने देखा था, ठीक है, बॉडी कैविटी यानी कि सीलोम के आधार पर आपने देखा था सीलोम का डेवलपमेंट कैसे हुआ है, ये आपने देखा था।
सेगमेंटेशन है या नहीं है इसके बेसिस पे देखा था, और नोटोकॉर्ड के बेसिस पे आपने यहाँ पर देखा था। अगला जो प्रश्न आपके पास आता है उसमें आपसे क्या कहा गया था, उसमें आपसे ये पूछा गया था कि अगर आपको क्या करना है, यहाँ पर क्लासिफिकेशन करना है, लेकिन बिना जो बेसिक जो फीचर्स होते हैं या फंडामेंटल फीचर्स होते हैं, जो आधारभूत लक्षण होते हैं, या फिर ये कहिए कि आपको बिना किसी आधार के या बिना किसी बेस के आपको क्या करना है, क्लासिफिकेशन करना है, वर्गीकरण करना है, तो आप कैसे करेंगे। जैसे कि आपने कहा, आप जब क्लासिफिकेशन कर रहे थे तो आप क्या क्या देख रहे थे, आप देख रहे थे कि सेल का अरेंजमेंट कैसा है, बॉडी सिमेट्री देख रहे थे, सीलोम का नेचर देखा, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, सर्कुलेशन देखा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखा, ये सारे कैरेक्टर आपने देखे। अगर आपसे कहा जाए कि आपको इन कैरेक्टर को देखना ही नहीं है और सिंपली आपको क्या करना है, एक जीव को का आपने वर्गीकरण करना है, तो क्या क्या वो दिक्कतें होंगी जो आपको फेस करनी पड़ेंगी। सबसे पहले तो आपका आंसर होगा कि बिना इन आधार के, बिना इन कैरेक्टर के, बिना इन लक्षणों के आप वहां पर क्लासिफिकेशन कर ही नहीं पाएंगे। किस आधार पर आप करेंगे, आपने कहा कि आपके पास कोई जीव है, आप किस आधार पर उसे जंतु जगत में रखेंगे या किस आधार पर आप उसे फाइलम में रखेंगे, कुछ ना कुछ तो कैरेक्टर आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, आप कुछ ना कुछ कैरेक्टर देखेंगे, कुछ ना कुछ गुणों को देखेंगे, तभी आप क्या करेंगे, उसे किसी फाइलम, किसी जगत में आप रख पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि आपको जब भी वर्गीकरण करना है, आपको इन कैरेक्टर्स को लेकर के चलना पड़ेगा। चलिए, नेक्स्ट आपसे कहा गया था कि जो सीलोम है, आपने कहा कि जब आप वर्गीकरण कर रहे थे तो आप सीलोम को लेकर के भी क्या कर रहे थे, वर्गीकरण कर रहे थे। तो सीलोम किस प्रकार से यहाँ पर महत्व दिखाता है, तो आपने लास्ट वाली लाइन आपने पढ़ी थी, आपके क्वेश्चन का आंसर था, आपने कहा क्लासिफिकेशन ऑफ बॉडी कैविटी एंड सीलोम इज इम्पोर्टेंट टू डिसाइड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एट द ऑर्गन लेवल। यहाँ पर सीलोम की उपस्थिति और अनुपस्थिति बताती है कि कोई भी जो जीव है उसकी शारीरिक संरचना जो है वो जटिल है या सरल है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है आप सबको। क्योंकि आपने क्या पढ़ा था, आपने कहा था कि जो सीलोम है, जो बॉडी कैविटी है, वो उनमें ही पाई जाएगी कि जो डेवलप्ड होंगे। बॉडी कैविटी उनमें ही पाई जा रही थी, क्योंकि पहले आपने क्या कहा, एसिलोमेट कहा, फिर आपने स्यूडोसिलोमेट कहा, फिर आपने सिलोमेट कहा। ठीक है, तो आप एक सीक्वेंस में बढ़ रहे हैं और आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे जो एडवांस आपके पास ऑर्गेनिज्म आए, उनमें सीलोम पाया जा रहा था। अगला प्रश्न जो आपके पास आता है उसमें आपसे क्या पूछा गया है, डिस्टिंग्विश बिटवीन इंटरसेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर। ठीक है, इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन में आपको क्या करना है, डिफरेंस बताना है। ठीक है, आपको इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन में अंतर बताना है। सबसे पहले डाइजेशन होता क्या है आपको ये पता होना चाहिए। अगर एक जनरल सी डेफिनेशन में आपसे पूछूं डाइजेशन की, अगर मैं आपसे कहूँ क्या होता है पाचन, क्योंकि आप छोटी क्लासेस से पढ़ते चले आ रहे हैं, आप क्लास 11th में पहुंच गए हैं और डाइजेशन को आप पढ़ रहे हैं 6-7 से। अगर मैं आपसे पूछूं कि डाइजेशन को परिभाषित कीजिए, तो आप क्या कहेंगे। आपने कहा कि जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल होता है, जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल होता है, यानी कि जो जटिल भोज्य पदार्थ होता है, वो क्या होता है, सिंपल फूड मटेरियल में, यानी कि सरल भोज्य पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है। इसी को आप क्या कह रहे हैं और कैसे होता है, आपने कहा जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है वो सिंपल फूड मटेरियल में, यानी कि सरल भोज्य पदार्थ में परिवर्तित हो जा रहा है, किस प्रोसेस के द्वारा, डाइजेशन के द्वारा। ठीक है, ये तो थी जब आप छोटे थे तब आप यही डेफिनेशन को यूज करते थे कि जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है या जो जटिल भोज्य पदार्थ है उसका सरल भोज्य पदार्थ में परिवर्तन की जो प्रक्रिया है उसे आप क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं। ठीक है, अब पाचन सिर्फ इतनी बात नहीं है, क्योंकि आप पाचन को पढ़ चुके हैं, आपने डाइजेशन पढ़ा है, आपने कहा कि जो डाइजेशन होता है वो हर एक पार्ट में होता है, एलिमेंट्री कैनाल के हर एक पार्ट में क्या हो रहा है, डाइजेशन हो रहा है। लेकिन इस प्रकार का डाइजेशन आपने उसमें पढ़ा है, उन जीवों में पढ़ा है जिनमें जो पाचन तंत्र है वो कंप्लीट है, वो पूर्ण है, वो डेवलप्ड है, यानी कि बात कर रहे हैं यहाँ पर एडवांस जो एनिमल है उनकी। लेकिन अब आप पढ़ चुके हैं, जो जंतु जगत है उनके सारे फाइलम को आप पढ़ चुके हैं और आप पॉरीफेरा से स्टार्ट करेंगे और आगे की ओर जब आप बढ़ते चले जा रहे हैं, तो आपने क्या कहा कि ऐसे भी फाइलम आए आपके पास जिनमें डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं था।
जब डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं था तो क्या हुआ, फिर पाचन तो होगा ही होगा, क्योंकि आपने क्या कहा, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे, जितने भी जीवित प्राणी होंगे, उनमें उन्हें क्या है, भोजन की आवश्यकता है। सबको भोजन की आवश्यकता है, क्योंकि सबको ऊर्जा चाहिए। एट लास्ट सबको क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए, एनर्जी चाहिए। और एनर्जी कहाँ से मिलेगी, आपने कहा फूड से मिलेगी। ठीक है, ये आप पढ़ते चले आ रहे हैं कि जो फूड है उससे आपको एनर्जी मिलती है। ठीक है, लेकिन फूड से एनर्जी कब मिलेगी, जब यहाँ पर क्या होगा, कुछ प्रोसेस होती है, जैसे कि डाइजेशन। ठीक है, डाइजेशन होगा जब, और डाइजेशन के बाद क्या होगा, फिर रेस्पिरेशन भी होगा। ठीक है, आपको करना क्या है, सीक्वेंस वाइज ध्यान दीजिए, टॉपिक टू टॉपिक आपको क्या करना है, कनेक्ट करना है। आपने कहा कि डाइजेशन हुआ, जब भोजन का पाचन हुआ, तो भोजन के पाचन से क्या यहाँ पे आपको मिला, ग्लूकोज मिला। ठीक है, ग्लूकोज मिला, और ग्लूकोज से आपको एनर्जी कब मिलेगी, ग्लूकोज से आपको एनर्जी कब मिलेगी, जब यहाँ पर ऑक्सीजन क्या करती है, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करती है। ठीक है, तो हुआ क्या, यहाँ पर दो प्रोसेस यहाँ पर इंपॉर्टेंट होंगी। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट होंगी, आपने कहा एक तो डाइजेशन होगा, एक तो क्या होगा, भोजन से आपको ग्लूकोज मिलेगा, एक तो डाइजेशन हुआ, पाचन हुआ। दूसरा आपने कहा कि पाचन के फलस्वरूप आपको ग्लूकोज मिलेगा। ठीक है, जब भोजन का पाचन हुआ, तो भोजन के पाचन से आपको ग्लूकोज मिला। ठीक है, इस ग्लूकोज को क्या चाहिए, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, और ऑक्सीजन कैसे मिलेगी, रेस्पिरेशन जब होगा। जब क्या होगा, रेस्पिरेशन होगा। जब रेस्पिरेशन होगा तो ऑक्सीजन मिलेगी, और ये ऑक्सीजन क्या करेगी, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करेगी। जब ग्लूकोज यहाँ पर टूटेगा, तब आपके पास क्या आती है, एनर्जी आती है। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग, ये जो प्रोसेस है इस प्रकार से घूम करके आ रही है, जिसे आप सिंपल से कहते हैं कि आपको भोजन से ऊर्जा मिलती है। अब आप समझ रहे हैं, जब भी आप क्या करते हैं, लाइफ प्रोसेसेस के बारे में पढ़ते हैं। जब आप 9th 10th में थे, तब आपने एक चैप्टर पढ़ा था, लाइफ प्रोसेसेस, 10th में आपके पास है। अब लाइफ प्रोसेसेस में आपने सारे ही प्रोसेस एक ही चैप्टर में क्यों पढ़े थे, इसीलिए पढ़े थे क्योंकि एक प्रोसेस दूसरी प्रोसेस से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। ठीक है, अब आपने कहा ये जो प्रोसेस आप पढ़ रहे हैं, ये तो है किसकी बात, यहाँ पर जो एडवांस जो ऑर्गेनिज्म है, यानी कि जिनका विकास बहुत अच्छे से हुआ है। आपने कहा ये सारी जो प्रोसेस चल रही है, जो भोजन से आपको एनर्जी मिली या भोजन का पाचन हुआ, यहाँ पर ये कहाँ पे हुआ, एलिमेंट्री कैनाल में। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है, एलिमेंट्री कैनाल क्या होगी, आपने कहा जो एलिमेंट्री कैनाल है, उस कैनाल में जितने भी पाचक अंग हैं वो शामिल होते हैं, तो उस सारे अंगों को हम कंबाइंडली एलिमेंट्री कैनाल कह देते हैं। यानी कि एलिमेंट्री कैनाल में आपके माउथ से लेकर के आपके एनस तक जितने भी पार्ट्स आते हैं, जो डाइजेस्टिव सिस्टम के जितने भी पार्ट्स आते हैं, उसे आप एलिमेंट्री कैनाल कह देते हैं। ठीक है, अब आपने क्या कहा कि भोजन का जो पाचन हो रहा है तो कहाँ पे हुआ, आपने कहा एलिमेंट्री कैनाल में हुआ। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल में हुआ, एलिमेंट्री कैनाल में हुआ, तो इसका मतलब पाचन के लिए अलग से आपके पास एक सिस्टम है, अलग से एक सिस्टम है। इसका मतलब कि ये उन जीवों की बात हो रही है जिसमें जिनमें क्या पाया जा रहा है, ऑर्गन सिस्टम पाया जा रहा है, अंग तंत्र पाया जा रहा है। ठीक है, अब हम बात उनकी करें, अगर जो बहुत सिंपल ऑर्गेनिज्म थे, जिनमें कि पाचन तंत्र नहीं पाया जा रहा था, तो हम बात कहाँ की कर रहे थे, हमने कहा सारे जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है, क्योंकि उन्हें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, चाहे वो एक कोशिकीय हो या फिर वो बहुकोशिकीय हो। अब जिनमें पाचन तंत्र नहीं पाया जा रहा है, उन्हें भी भोजन की आवश्यकता है, उन्हें भी भोजन का पाचन करना पड़ेगा। भोजन का पाचन करना पड़ेगा, तो इन्हें पाचन तंत्र तो है नहीं, तो पाचन कहाँ पे होगा, आपने कहा कोशिकाओं में पाचन होने लगता है। ठीक है, यहाँ पे होगा क्या कि जो कोशिकाएं हैं, जो सेल्स हैं, वहीं पे पाचन की प्रक्रिया होने लगती है। तो इसी प्रकार से आपके पास आता है इंट्रासेल्युलर और एक्स्ट्रा सेल्युलर। ठीक है, दो चीजें आपके पास आती हैं, पढ़ लेते हैं क्या क्या चीजें आपको बता रखी हैं। इंट्रासेल्युलर डाइजेशन में आपने कहा इट अकर्स इन लोअर ऑर्गेनिज्म। जो इंट्रासेल्युलर डाइजेशन है वो लोअर ऑर्गेनिज्म का मतलब है कि जो सिंपल ऑर्गेनिज्म है, जो सरल जीव हैं, जैसे कि आप सरल जीवों से सिंपल सा मतलब आपका ये है, शुरुआत की आप क्या करेंगे, जो फाइलम है उन्हें याद करेंगे। ठीक है, आपने पढ़ा है, हमने डाइजेशन भी पढ़ा है, हमने रेस्पिरेशन भी पढ़ा है, हमने रिप्रोडक्शन पढ़ा है, एटलीस्ट तीन जो प्रोसेस है वो हमने सारे फाइलम के बारे में बात की है।
अब आपको देखना है कि कौन से वो ऑर्गेनिज्म होंगे जिनमें इंट्रासेलुलर डाइजेशन पाया जा रहा है, साथ साथ में नोट करते रहेंगे, ठीक है। ये चीज आप खुद करेंगे। आपने कहा कि जो इंट्रासेलुलर डाइजेशन है वो लोअर ऑर्गेनिज्म में पाया जा रहा है, और जो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में पाया जा रहा है, यानी कि ये शुरुआत के जो फाइलम है उनमें पाया जा रहा है, ये एडवांस के जो फाइलम है उनमें पाया जा रहा है। अब इंट्रासेलुलर डाइजेशन कहाँ पे होता है? आपने कहा ये होता है सेल में, कोशिका में होता है। ध्यान रखिए, जब आपने बात की थी स्पॉन्जेस की, फाइलम पॉरीफेरा में जब हम स्पॉन्जेस की बात कर रहे थे, हमने कहा कि यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है, इसीलिए जो डाइजेशन हो रहा है वो कोशिका में हो रहा है, सेल में हो रहा है, ठीक है। एक एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया है। वही एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन की बात करें, आपने कहा अकर्स विद इन द कैविटी ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल आउटसाइड द सेल। कहाँ पे होगा एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन? एलिमेंट्री कैनाल में हो रहा है, कोशिका में नहीं हो रहा है। अब देखिए, ध्यान दीजिए, डिफरेंस क्या है। डिफरेंस क्या है देखिए, यहां तक कि प्रोसेस, ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस है, ये कहाँ पे हो रही थी? आपके एलिमेंट्री कैनाल में हो रही थी। आपने कहा भोजन का पाचन हो गया है, पाचित भोजन का अवशोषण हो गया है, किसके द्वारा? आपकी जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनके द्वारा, यानी कि पाचित भोजन आपके रक्त में आ गया है, ठीक है, रक्त में आ गया है। अब यहाँ पर होता क्या है, ये आपकी ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, और यहाँ पर पाचित भोजन है। इस प्रकार से फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं ये आपका पाचित भोजन है। अब जो ब्लड वेसल्स हैं ये क्या करेंगी, यहाँ पर माना कोई ऑर्गन है, कोई अंग है, कोई सेल है, कोई टिश्यू है, कुछ भी मान लीजिए। अब यहाँ पे हुआ क्या कि ब्लड वेसल से ये जो पाचित भोजन है इस कोशिका में आ गया है, आ गया इस कोशिका में, ठीक है। ये किसकी बात हो रही है? जो यहाँ पर एडवांस, जो यहाँ पर जीव होते हैं, एडवांस जो आपके पास ऑर्गेनिज्म आते हैं, यानी कि हम बात कर रहे हैं जिनमें पाचन तंत्र पाया जा रहा है। पहले क्या हुआ, जो भोजन है, भोजन का डाइजेशन हुआ, डाइजेशन हुआ तो यहाँ पर क्या हुआ, जो पाचित भोजन है वो आपके रक्त में आ गया है, ठीक है। ब्लड वेसल्स के द्वारा आपके रक्त में जो पाचित भोजन है वो आ गया है। अब ये जो पाचित भोजन है ये यहाँ पर किसे दिया गया? जितने भी आपके ऑर्गन हैं, आपके टिश्यू हैं, आपकी सेल्स हैं, फॉर एग्जांपल ये सेल है, इसे क्या कर दिया गया है? पाचित भोजन यानी ग्लूकोज दे दिया गया है। अब होगा क्या, यहाँ पर रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है और उसके फलस्वरूप यहाँ पे ऑक्सीजन आएगी, और जब ऑक्सीजन आती है तो यहाँ पर एनर्जी बनती है और यहाँ पर CO2 बनता है, ठीक है। अब देखिए डिफरेंस क्या है। जब आप बात कर रहे थे इंट्रासेलुलर डाइजेशन की, आपने कहा इनका डाइजेशन तो क्या हो रहा है, पूरे सीधे सीधे सेल में हो रहा है, कोशिका में हो रहा है, ठीक है। लेकिन जब आप बात कर रहे थे एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन की, तो आपने कहा कि डाइजेशन हुआ एलिमेंट्री कैनाल में, ठीक है, और जो ग्लूकोज है उसका ब्रेकडाउन तब हुआ सेल में, कोशिका में। कब हुआ कि जब यहाँ पर ग्लूकोज बन चुका था, ग्लूकोज अब कोशिका में जाएगा, और कोशिका में क्या होगा, वहां पे रेस्पिरेशन की प्रोसेस होगी, और अब ग्लूकोज ब्रेकडाउन होगा, और अब वहां पर एनर्जी निकलेगी। तो डिफरेंस समझ रहे हैं आप लोग, एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर में क्या क्या डिफरेंस है। चलिए नेक्स्ट आपने बात की, इट इज लेस एफिशिएंट विद नो रीजनल डिफरेंशिएशन, और एक्स्ट्रा सेलुलर की आपने बात की हाईली एफिशिएंट विद रीजनल डिफरेंशिएशन, ठीक है। यहाँ पे रीजनल डिफरेंशिएशन पाया जा रहा है, यहाँ पे कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं पाया जा रहा है। इंट्रासेलुलर डाइजेशन में आपने कहा एंजाइम्स एसोसिएट आर वेरी फ्यू, एंजाइम्स यहाँ पे कुछ ही होते हैं। यहाँ की बात करेंगे तो लार्ज नंबर ऑफ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स एंड एंजाइम्स आर रिक्वायर्ड, क्योंकि आपने पाचन की प्रक्रिया पढ़ी है, आपने कहा बहुत सारी ग्लैंड्स होती हैं, सलाइवरी, जैसे अगर हम मनुष्य की बात करें, आपने कहा सलाइवरी ग्लैंड है, आपने कहा लिवर है, आपने कहा पैनक्रियाज है, ठीक है। आपने कहा कि बहुत सारे पाचक रस हैं, आपने कहा कि मुख में भी कुछ पाचक रस निकल रहे हैं, आपने कहा आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में भी निकल रहे हैं, आपके स्टमक में भी निकल रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, कुछ आपके पास क्या आते हैं, डिफरेंस आते हैं इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन में, जिसे आपने अपनी कॉपी में नोट करना है। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। ये भी आपके पास डिफरेंस ही पूछा गया है, आपने कहा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, ठीक है। आपने बहुत बार कंपेयर किया था जब आप अलग अलग फाइलम को पढ़ रहे थे, आपने कहा डेवलपमेंट किस प्रकार का है, डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है, क्या मतलब होता है देख लेते हैं। आपने कहा ये आपके पास डायरेक्ट डेवलपमेंट का कॉलम है, ये है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का कॉलम। सबसे पहले आपको बता रखा है कि किस किस में होता है, आपने कहा अकर्स इन फिश, रेप्टाइल, बर्ड्स एंड मैमल। जो डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है या प्रत्यक्ष विकास भी आप इसे कहते हैं, ठीक है, वो किस में होगा, फिशेस में होता है, रेप्टाइल्स है, बर्ड्स है और मैमल्स है,
ठीक है। इनडायरेक्ट जो डेवलपमेंट है उसने कहा अकर्स इन वर्टिब्रेट एम्फीबियंस। तो डायरेक्ट डेवलपमेंट में आपने क्या देखा, आपने कहा इनडायरेक्ट डेवलपमेंट द एम्ब्रियो डेवलप इनटू अ वेल ग्रोन इंडिविजुअल विदाउट इन्वॉल्विंग अ लार्वल स्टेज। देखिए प्रत्यक्ष जो आपके पास विकास आता है उसमें आपको लार्वल स्टेजेस नहीं देखने को मिलती हैं, ठीक है। जबकि इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में आपने क्या कहा, इट इन्वॉल्व्स एक्चुअली इमेच्योर लार्वल स्टेज, यहाँ पे लार्वल स्टेज आपको देखने को मिलती है। तो जहां पर डायरेक्ट डेवलपमेंट हो रहा है ऑब्वियसली बात है मेटामॉर्फोसिस एब्सेंट है। क्या है मेटामॉर्फोसिस, आपने कहा कि जो यहाँ पर जब भी पार्चुलेशन होता है तो आपके पास लार्वल स्टेज आती है, लार्वल स्टेज में डेवलपमेंट होगा और एट लास्ट वो क्या बनता है, मेच्योर बनता है। वही आपने कहा उस प्रोसेस को आपने क्या कहा मेटामॉर्फोसिस, लेकिन यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर लार्वल स्टेज नहीं है तो मेटामॉर्फोसिस एब्सेंट होगी और यहाँ पर मेटामॉर्फोसिस क्या होगा, प्रेजेंट होगा। ठीक है, ये एग्जाम्पल है उसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है, इसमें आपसे पूछा गया है व्हाट आर द रीजन दैट यू कैन थिंक ऑफ फॉर आर्थ्रोपोड्स टू कंस्टिट्यूट द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ द एनिमल किंगडम। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए, आपको कहा गया है क्वेश्चन जो है उसमें पूछा गया कि वो कौन से कारण हैं जिनके बारे में आप सोच सकते हैं कि आर्थ्रोपोड पशु साम्राज्य का सबसे बड़ा समूह है। तो देखिए सबसे पहले तो क्वेश्चन ही आपको एक स्टेटमेंट बता रहा है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में आपको ये बताया गया है कि जो आर्थ्रोपोडा है वो जंतु जगत का सबसे बड़ा फाइलम है। ठीक है, यही बात हमने की थी आर्थ्रोपोडा के बारे में। अच्छा, ये तो आपने एक स्टेटमेंट पढ़ ली है, आपके लिए होमवर्क ये है या फिर आपके लिए क्वेश्चन ये है कि जो सेकंड जो लार्जेस्ट फाइलम है वो कौन सा होगा। ठीक है, ये आपको क्या करना है, देखना है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन के बारे में। तो देख लेते हैं कि जो आर्थ्रोपोड है, आर्थ्रोपोड्स के वो कौन कौन से फीचर्स है जिनकी वजह से हमने कहा कि जो आर्थ्रोपोडा है वो जंतु जगत का सबसे बड़ा फाइलम है। ठीक है, आपने क्या कहा, द फॉलोइंग आर द कॉजेज फॉर द आर्थ्रोपोड मेकिंग अप द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल किंगडम। यानी कि आपके पास निम्नलिखित वो पॉइंट हैं जो आपको बताते हैं कि आर्थ्रोपोडा जंतु जगत का सबसे बड़ा फाइलम है, जिसमें सबसे पहले जो पॉइंट आता है उसमें आपको क्या कहा गया है, दे हैव जॉइंटेड लेग्स that allow them to be motile and perform many other functions due to these jointed appendages। तो देखिए आर्थ्रोपोड्स, जब हम बात कर रहे थे अलग अलग फाइलम के बारे में, आपने कहा कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स आपने बात की थी, आपने कहा हर एक फाइलम का कोई ना कोई ऐसा कैरेक्टर होता है जिसकी वजह से हम उसे पहचानते हैं, पूरे फाइलम को हम उस एक कैरेक्टर की वजह से पहचानते हैं। ठीक है, तो इसी के थ्रू हमने क्या किया था, हर एक फाइलम को देखा था। जैसे कि आर्थ्रोपोडा के बारे में जब हम बात करें तो आपने कहा था आर्थ्रोपोडा का मतलब क्या है, जॉइंटेड लेग्स, यानी कि जो उपांग होते हैं वो कैसे होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर एनिलिडा की, आपने कहा एनिलिडा का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स था, आपने कहा सेगमेंट पाए जा रहे थे पूरी बॉडी में। ठीक है, अगर हम सबसे पहले फाइलम की बात करें, सबसे प्रिमिटिव जो फाइलम हमारे पास आता है दैट इज पॉरीफेरा। आपने कहा पॉरीफेरा में क्या था कि पूरी बॉडी में पोर्स पाए जा रहे थे, पॉरीफेरा इसीलिए उसका नाम भी रखा गया, पूरी बॉडी में क्या थे, पोर्स पाए जा रहे थे। ऐसे ही हर एक फाइलम का क्या है, एक ऐसा फीचर्स होता है जिससे कि आप उसे पहचानते हैं। तो आर्थ्रोपोडा का मतलब होता है कि जिनमें जॉइंटेड लेग्स होते हैं, जो उपांग है वो जॉइंट वहां पर थे। तो ये कहा गया कि सबसे पहले तो फाइलम आर्थ्रोपोडा के जो जीव हैं उनमें क्या पाए जा रहे थे, जॉइंटेड लेग्स पाए जा रहे थे जो कि इन्हें मूव करने में मदद कर रहे थे। ठीक है, और अन्य बहुत सारे जो ऐसे कार्य थे जिनको करने में मदद कर रहे थे। तो पहला आपके पास क्या पॉइंट आया, आपने कहा कि इनके पास जुड़े हुए पैर हैं जो उन्हें गतिशील होने की अनुमति देते हैं और इन संयुक्त उपांगों के कारण कई अन्य कार्य भी करते हैं। ठीक है, इसकी बात क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आपने क्या कहा, A hardened skeleton made up of a chitin protect their body। इनमें क्या पाया जा रहा था, स्केलेटन जो पाया जा रहा था वो काइटिन से बना हुआ था जो कि उनके शरीर की रक्षा यहाँ पर कर रहा था। अगले जो कैरेक्टर है उसमें आपने कहा हार्ड स्केलेटन रिड्यूस्ड वाटर लॉस फ्रॉम द बॉडी, यानी कि कठोर कंकाल शरीर के पानी की कमी को कम करते हैं। अब ध्यान दीजिए, आपका ये जो पॉइंट्स हैं ये आपके बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। जैसे कि आपको सबसे पहले तो आर्थ्रोपोडा है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे हैं, दूसरा आपको ये बता रहे हैं कि आपने कहा कि जो आर्थ्रोपोड्स हैं उनमें बहुत सारे जीव हैं, इसीलिए तो हमने कहा था कि सबसे बड़ा फाइलम है। सबसे बड़े फाइलम का मतलब है कि सबसे ज्यादा जीव यहाँ पर पाए जा रहे हैं।
क्यों पाए जा रहे हैं? ये वो कारण है, क्योंकि आपने कहा कि उनमें ऐसे ऐसे कैरेक्टर हैं, उनमें ऐसे ऐसे गुण हैं जो कि उन्हें अडॉप्ट करने में सहायता करते हैं। जो आपके पास जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है, जो वातावरणीय परिस्थिति है, उनमें वो आसानी से ढल सके, उनके लिए उनके पास क्या है, बहुत सारे कैरेक्टर हैं। जैसे कि उनमें कंकाल है जो उनके शरीर की रक्षा करता है, ठीक है। कठोर कंकाल शरीर से पानी की कमी को कम करते हैं, वाटर लॉस ज्यादा ना हो, इसमें भी उनका जो स्केलेटल सिस्टम है वो यहाँ पर मदद कर रहा है। अगला आपने क्या कहा? डेमोस्ट्रेट अ डिफरेंट सिस्टम फॉर लोकोमोशन, रेस्पिरेशन एंड रिप्रोडक्शन। आपने कहा कि अब एडवांस हो गए हैं, ठीक है, एडवांस हो गए हैं तो क्या कर रहे हैं, गति, श्वसन और प्रजनन के लिए अलग अलग प्रणाली क्या कर रहे हैं, प्रदर्शित कर रहे हैं। इसका मतलब इनमें ऑर्गन सिस्टम पाया जा रहा है और हर एक कार्य के लिए इनके पास अलग अलग सिस्टम यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आपने क्या कहा, एबिलिटी टू लिव डाइवर्स कंडीशंस एंड वेराइड हैबिटाट्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने कहा विविध परिस्थितियों में विविध आवासों में रहने की क्षमता है, क्योंकि ये अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन में रह पा रहे हैं, ये अलग अलग आवासों में अलग अलग हैबिटाट में रह पा रहे हैं, तो ये बहुत ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। देखिए आपने क्या कहा, आपने कहा फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि यहाँ पर क्या है, आपके पास एक एरिया है ये और एक एरिया है ये, ठीक है। आपके पास दो प्रकार की क्या है, यहाँ पर स्पीशीज आती है, स्पीशीज ए और बी। आपने कहा जो ए है वो यहाँ पर भी रह सकता है, वो यहाँ पर भी रह सकता है, लेकिन आपने कहा बी जो है वो सिर्फ और सिर्फ इसी एरिया में रह सकता है और कहीं वो अडप्ट नहीं कर पा रहा है। जो परिस्थितियां यहाँ पर है, ठीक है, जो पर्यावरणीय परिस्थितियां यहाँ पर है, वही जो स्पीशीज बी है वो इसके अकॉर्डिंग है, इसके अनुकूल है, तो इसीलिए सिर्फ यहाँ पर ही सर्वाइव कर पा रहा है, बाकी जगह सर्वाइव नहीं कर पा रहा है। आपने कहा कि जो स्पीशीज ए है वो यहाँ पर भी एडजस्ट कर लेगा और वो यहाँ पर भी एडजस्ट कर लेगा, तो अगर जो यहाँ पर जीव हैं वो अलग अलग वातावरणीय परिस्थितियों में रह सकते हैं, अलग अलग आवासों में रह सकते हैं, तो क्या करेंगे, अपनी संख्या में वृद्धि करेंगे, क्योंकि वो यहाँ भी फैलेंगे और वो यहाँ भी फैलेंगे, वो इजिली क्या कर रहे हैं, खुद को अडप्ट कर रहे हैं। ये भी एक रीजन है कि इनकी संख्या में क्या है, ये वृद्धि हो रही है और ये जंतु जगत का सबसे बड़ा फाइलम है। चलिए अगला जो पॉइंट आपके पास आता है, आपने कहा इट इन कंपैरिजन टू अदर फाइला दे आर प्री डेवलप्ड। आपको कहा गया है कि अन्य फाइला की तुलना में ये क्या होते हैं, पूर्व विकसित होते हैं। नेक्स्ट है वेल डेवलप्ड सेंस ऑर्गन्स एंड नर्वस सिस्टम। इनमें क्या होते हैं, सेंस ऑर्गन है वो अच्छे से डेवलप है और नर्वस सिस्टम यहाँ पर पाया जा रहा है। नेक्स्ट आपने कहा सम इंसेक्ट एग्जिबिट अ फिनोमिनन दैट इनेबल कम्युनिकेशन। और कुछ ऐसे क्या होते हैं, इंसेक्ट होते हैं जिनमें क्या होते हैं, जो फेरोमोन को प्रदर्शित करते हैं और कम्युनिकेशन में क्या करते हैं, मदद करते हैं। कुछ कुछ ऐसे होते हैं इंसेक्ट जो कम्युनिकेशन भी करते हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन के अलग अलग क्या होते हैं, वे होते हैं, जैसे कि कुछ जो स्मेल के द्वारा कम्युनिकेट करते हैं, कुछ साउंड निकाल के कम्युनिकेट करते हैं। तो ये कुछ कारण हैं, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको बताते हैं कि जो फाइलम आर्थ्रोपोडा है वो जंतु जगत का सबसे बड़ा क्या है, यहाँ पर फाइलम है। अगला क्वेश्चन जो आपके पास आया है उसमें आपसे पूछा गया है वाटर वैस्कुलर सिस्टम इन द इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच ग्रुप ऑफ द फॉलोइंग। आपको पूछा गया कि जल संवहनी तंत्र निम्नलिखित में से किस समूह की विशेषता है। ऑप्शन है पॉरीफेरा है, टीनोफोरा है, काइनोडर्मेटा है और नेक्स्ट आपके पास आता है कॉर्डेटा। तो ये क्वेश्चन जो है ये आप घर से करके लेके आएंगे, ये क्वेश्चन आप क्या करेंगे, होमवर्क में करके लेके आएंगे। इस क्वेश्चन के बारे में हम हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन से फीचर्स होंगे, वो कौन कौन से फाइलम होंगे कि जिसमें वाटर वैस्कुलर सिस्टम पाया जा रहा होगा, किस प्रकार का होगा, कैसे फंक्शनिंग होती है, सारे क्वेश्चन को हम वहाँ पर देखेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।